आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात तारीखी मुलाकात की। जी हां, अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुज़ाकरात से कबल सिंगापुर के वजीर आजम ली सियन लुंग से मुलाकात की है। कल यह तारीखी मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सिंगापुर के वजीर आजम से मुलाकात की। दोनों लीडरान ने समिट की तैयारियों के बारे में बातचीत तो की ही, साथ ही इसके अलावा बाहमी इश्यूज पर भी बातचीत की गई। ट्रंप शुमाली किम जोंग उन से तारीखी समिट के लिए गुज़िश्ता रोज सिंगापुर पहुंचे थे और 12 जून को यानी कि कल होने वाले इस समिट से कबल ट्रंप ने तवक्को जाहिर की है कि इस मुलाकात का अच्छा नतीजा निकलेगा और इस समिट में कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक करने और दोनों हरीफ ममालिक के बीच ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। यह वाज़ेह नहीं किया गया है ट्रंप ने कि किम जोंग के साथ मुलाकात में शुमाली कोरिया में इंसानी हुकूक की पामाली का तज़किरा करेंगे वो या नहीं। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया को सिक्योरिटी की गारंटी के साथ साथ गर्मजोशी के साथ सियासी रिश्ते बनाने को तैयार है। बदले में वो नॉर्थ कोरिया से जौहरी हथियार छोड़ने की कार्रवाई चाहते हैं। The ultimate objective we seek from diplomacy with North Korea has not changed. The complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korea Peninsula is the only outcome that the United States will accept. Sanctions will remain until North Korea completely and verifiably eliminates its weapons of mass destruction programs. If diplomacy does not move in the right direction, and we are hopeful that it will continue to do so, those measures will increase. President Trump recognizes Chairman Kim's desire for security and is prepared to ensure that a North Korea free of weapons of mass destruction is also a secure North Korea. इधर अमेरिका और शुमाली कोरिया के आला लीडरान के बीच होने वाली तारीखी मुलाकात की तैयारियां इस बीच मुकम्मल हो चुकी हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन मुलाकात करेंगे। इनकी मुलाकात के लिए सिंगापुर में दोनों ही लीडरान मौजूद हैं। अमेरिका ने इस मुलाकात से पहले शर्त रखी है कि शुमाली कोरिया को अपना जौहरी प्रोग्राम बंद करना होगा, लेकिन इसके बदले में शुमाली कोरिया क्या चाहता है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया था। लेकिन अब किम जोंग ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात का एजेंडा कुछ हद तक साफ किया है। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप के साथ मुकम्मल अमन कायम करने वाले तरीके पर बात करेंगे। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA की तरफ से जारी एक बयान में यह बताया गया कि दोनों ही लीडर कोरियाई जजीरे में तवील अरसे तक कायम रहने वाली अमन के समझौते पर बातचीत करना चाहते हैं। इसके साथ ही कोरियाई जजीरे के डी न्यूक्लियराइजेशन और सिक्योरिटी इश्यूज पर भी खास तौर पर इसमें बातचीत होगी। और हमारे साथ साबिक सफीर लखन लाल मेहरोत्रा साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। लखन सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। बहुत शुक्रिया सर। स्टेज तो सज चुका है, दोनों लीडर सिंगापुर में हैं, मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। आपको क्या लगता है पूरी दुनिया को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी क्या? मैं तो सोचता हूं कि अच्छी खबर जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि किम जो है वो ट्रंप से पहले वहां पहुंचे हैं। अगर किम को कोई भी शक होता है इसमें तो वो ट्रंप के वहां पहुंचने का इंतजार करते, और अगर उनको कुछ भी वहां हासिल होने की उम्मीद नहीं होती तो वो आते ही नहीं। बड़ी बात जी। तो ये एक बड़ी अहम चीज है कि किम अपने मुद्दे किस तरीके से चला रहे हैं, और अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया है जी, वो उससे नजर तो यही आता है कि उनकी काफी ख्वाहिश ये है कि कोरिया एक बार इकट्ठा हो जाए और ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जिसमें आगे उन्हें किसी तरीके का खतरा न रहे। तो न्यूक्लियर जो उनके अभी तक की तैयारियां हैं उससे भी वो खतरा मिटा नहीं है, बल्कि वो खतरा अब उनको लग रहा है कि जितना न्यूक्लियर ताकत उन्होंने अपनी बढ़ाई है उतना ही खतरा और बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए उनके लिए अब ये बहुत अहम हो गया है कि इस मामले में कोई समझौता हो जाए और ऐसी शांति का ऐसा इंतजाम हो कि जो वो शांति कायम रहे आगे भी, और उसे किसी तरीके से आसानी से
तोड़ने की गुंजाइश किसी के पास न रहे। तो इसके ऊपर बातचीत होनी है जनाब। जी, ये अहम बात है। लेकिन सर, बातचीत से पहले इन सब के बीच अगर हम देखें, एक तरफ बातचीत से मुस्बत नतीजा निकलने की बात कही जा रही, तो लेकिन इसी बीच माइक पोम्पियो ये कहते हैं कि शुमाली कोरिया को अपना जौहरी प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा। क्या एक मुलाकात में ये सब मुमकिन है? मुझे ये लगता है कि वो तो उनकी शुरू से ही ये पोजीशन रही है कि यहाँ का जो मीटिंग हो रही है दोनों के बीच में, उसके बीच के सेंटर में बिल्कुल डीन्यूक्लियराइजेशन बैठा हुआ है और वो उससे हटने के लिए पहले तो कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रंप के स्टेटमेंट्स को देखें तो आपको ये अंदाज बिल्कुल साफ जाहिर हो जाएगा कि वो कहते हैं कि डीन्यूक्लियराइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाए और वो प्रोसेस एक बार शुरू हो गई तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो आखिर तक चलती चली जाएगी और पूरे नॉर्थ और साउथ कोरिया, पूरे कोरिया को डीन्यूक्लियराइज करने का मौका मिलेगा। उन्होंने ये गारंटी पहले से दी है उनके ऑफिशियल्स ने किम को। मेरे ख्याल से पता नहीं ये बात आपकी नजर में आई है कि नहीं। उन्होंने ये कहलाया है कि अगर डीन्यूक्लियराइजेशन हो गया तो नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी की सारी गारंटी हम देते हैं। ठीक है सर, लेकिन ट्रंप ने यह कहा है कि अगर बातचीत कामयाब होती है तो प्योंगयांग को सियासी और इकोनॉमी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। क्या शुमाली कोरिया पर दबाव बनाया जा रहा है? मेरे ख्याल से वो बहुत सिंसियर है दो चीजों में। एक तो अगर डीन्यूक्लियराइजेशन के बारे में बिल्कुल पक्का हो जाए कि नॉर्थ कोरिया बिल्कुल उसको हासिल करने के लिए तैयार है तो उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम वो अपने हाथ में ले लेंगे और उसको उन वायदे को पूरा करेंगे। और दूसरा ये कि जो किम की उम्मीद बराबर बनी हुई है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस हट जाएं और अमेरिका एक ऐसा इकोनॉमिक पैकेज उनको ऑफर करे कि जो इस वक्त उनके पास में इकोनॉमिक कमी रह गई है वो पूरी हो। देखिए, कोरिया के दो उद्देश्य हैं। एक तो पूरा कर दिया उन्होंने अपने को न्यूक्लियर पावर ताकत बना दिया। दूसरी उनकी यह है कि हमारे लोग अपने उनकी जो माली हालत है वो साउथ कोरिया से कम ना हो, उससे भी ज्यादा हो, अच्छी हो। और वो हासिल ऐसे नहीं होगी जब तक कि अमेरिका साथ। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि कोई मुस्बत जो है वहां से खबर निकल करके सामने और कोई पॉजिटिव न्यूज ही दुनिया को सुनने को मिले। वहीं जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन ने उम्मीद जाहिर की इन सब के बीच के ट्रंप के मुलाकात के मुस्बत नतीजे सामने आएंगे। और सोल में मीडिया से बातचीत करते हुए मून जे इन ने कहा कि सिंगापुर समिट की कामयाबी ने सिर्फ कोरियाई जजीरे में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी अमन का पैगाम लेकर आएगी। जराये के मुताबिक किम जोंग से मुलाकात से पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने मून जे इन से भी बात की और उन्हें समिट की जानकारी भी दी। ट्रंप ने कहा कि शुमाली कोरिया से मुज़ाकरात के बाद अमेरिकी वजीर खारजा जनूबी कोरिया जाएंगे और सदर मून को समिट के रिजल्ट की पूरी जानकारी देंगे। 이번 회담을 통해 적대 관계 청산과 मैं उम्मीद करता हूं कि सिंगापुर समिट के जरिए कोरियाई जजीरे में अमन कायम करने में मदद मिलेगी। ये बहस ट्रंप और किम जोंग के बोल्ड डिसीजन की वजह से मुमकिन हो पाई है। अब मुझे उम्मीद है कि दोनों लीडर बातचीत के जरिए मसले को सुलझाएंगे ताकि कोरियाई जजीरे में अमन कायम हो सके। मुझे उम्मीद है कि कल मीटिंग कामयाब होगी। चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि 2015 में हुए ईरानी जौहरी डील पर अमल दरामद जारी रहनी चाहिए और अपने ईरानी हम मनसब हसन रूहानी से मुलाकात में शी जिनपिंग ने ये बातचीत की। चीन में हुआ शंघाई ताउन कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के बाद इन दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू में जौहरी डील और दीगर इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया।
शी जिनपिंग ने कहा कि 2015 में तय पाए जाने वाला ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। वहीं ईरानी सदर हसन रूहानी ने उम्मीद जाहिर की है कि चीन समेत बैनुल अक़वामी कम्युनिटी और जौहरी समझौते को बरकरार रखने में मुस्बत किरदार अदा करे। आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस डील से दस्तबरदार हो गए थे, जिसके बाद यूरोपियन ममालिक इस डील को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। All parties to the JCPOA are responsible for the commitments they make to lift anti-Iran sanctions, and other members of the United Nations are also obliged, under Security Council Resolution 2231 and Article 25 of the UN Charter, to help the full implementation of the accord and avoid any move that hinders the implementation of the nuclear deal. और इधर जॉर्डन यानी कि उर्दन में जारी मुआशी बहरान के तनाजुर में सऊदी अरब की मेजबानी में 4 ममालिक का अहम इजलास मक्का मुकर्रमा में हुआ और इस सरबराही इजलास की सदारत सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने की है। और इसके अलावा उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्लाह, अमीर कुवैत अल शेख सबाह और मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब सदर अल शेख मोहम्मद बिन राशिद ने भी इसमें शिरकत की। सरबराही इजलास में उर्दन के लिए $2.5 अरब के इक्तिसादी पैकेज का ऐलान किया गया है और इमदादी पैकेज इसे दिया जाएगा। इस मौके पर शाही अब्दुल्ला ने इजलास के इनेकाद पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का शुक्रिया अदा किया। शाह अब्दुल्ला ने यह कहा कि वो उर्दन के हालिया बहरान के खात्मे के लिए तीनों ममालिक की जानिब से पेश किए जाने वाले इमदादी पैकेज पर इंतहाई ममनून हैं। आपको बता दें कि इन दिनों उर्दन मुआशी बहरान का शिकार है। इसकी वजह से वहां पर अवामी एहतजाज भी हुए थे। और इधर इराक में वोटिंग बॉक्स के गोदाम में जबरदस्त आग लग गई है और आग की चपेट में वो वोटिंग बॉक्स भी आ गए हैं जो मई में हुए इंतखाबात के बाद यहां पर रखी गई थी। इस आग से अपोजिशन पार्टियों के उस मुतालबे को झटका लगा है जिसमें इंतखाबात में गड़बड़ी का इल्जाम लगाते हुए दोबारा वोटों की गिनती का मुतालबा किया गया था। वहीं इराकी वजीर आजम हैदर अल इबादी ने तमाम सूबों की इंतजामिया को हुक्म जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन के गोदाम के हिफाजती इकदाम को सख्त बनाया जाए। और इबादी ने बगदाद के जिले अल रसाफा में इलेक्शन कमीशन के गोदाम और बैलेट बॉक्सों में आग लगने के वजूहात जानने के लिए भी तहकीकात जारी की है। उन्होंने ये कहा कि अमन व अमान और इंतखाबात के अमल को सबोताज करने की कोशिश करने वाले दहशतगर्द अनासिर को बख्शा नहीं जाएगा। और अफगानिस्तान में अलग अलग हमलों में 27 अफराद हलाक हुए हैं और मुताद्दिद लोग जख्मी हुए हैं। दारुल हुकूमत काबुल में एक खुदकश हमले में 12 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हुक्काम ने बताया कि पीर के रोज किए गए इस हमले में एक वजारत की इमारत को निशाना बनाने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब आज ही शुमाली सूबे कुंदुज में तालिबान ने अफगान सिक्योरिटी अफवाज के चौकियों पर हमला किया। इसमें 15 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए और इस हमले में 30 से ज्यादा लोग भी जख्मी हुए हैं। हुक्काम ने बताया कि कालाए जाल जिले में तालिबान ने अचानक सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला कर दिया। इसके बाद तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। इस कार्रवाई की वजह से 10 अफगान फौजी और 5 पुलिस एहलकार भी हलाक हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान ने शनिचर को रमजान और ईद के मौके पर सीज फायर का ऐलान किया था, जिसके बाद अब तक 2 बार अटैक हो चुके हैं। और इधर यमन में सरकारी अफवाज और हौसी बागियों के दरमियान खूनी झड़प में कम से कम 30 बागी हलाक हो गए हैं और कई जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक मशरिके साना में झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब हौसियों के एक ग्रुप ने जबलुल जबीर और दीगर इलाकों में दरअंदाजी की कोशिश की। वहीं गुज़िश्ता चंद दिनों में यमनी सिक्योरिटी अफवाज और हौसी बागियों के दरमियान भी झड़पों में 600 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं। और यमनी हुक्काम ने यह बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान ही इस लड़ाई में शिद्दत देखी गई है। हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाई में यमनी फोर्सेस को सऊदी इत्तेहादी अफवाज की हिमायत हासिल है। यह अस्कारी इत्तेहाद 2015 से हौसी बागियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई में मसरूफ है। इसके बरक्स अब तक 20,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं।
और इधर शाम के शुमाली इलाकों में शाफी अफवाज के फिजाई हमले में 4 बच्चों समेत 11 आम शहरी मारे गए हैं। शाम पर नजर रखने वाली एक एजेंसी सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक ये हवाई हमला बागियों के कब्जे वाले इलाके इदलिब सूबे के कस्बों व गांवों पर किया गया। इन तंजीम के सदर रामी अब्देल रहमान के मुताबिक ताफ्तानाज कस्बे पर हमले में 3 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 बच्चे समेत 2 अफराद नजदीकी ही एक दीगर हमले में मारे गए। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने इदलिब के हालात को संगीन बताया है। अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ताकार फ्यूंस मोटजेंस के मुताबिक अस्करी चढ़ाई में इदलिब के सूरत हाल को मजीद पेचीदा और वहशियाना बनाकर दिखाया गया और ये पूरी सूरत हाल और ज्यादा बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इदलिब में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद के बेघर होने का इम्कान है। With this escalation, with this deterioration, we worry about seeing really 2.5 million people becoming displaced more and more towards the border of Turkey if this is to continue. We also worry that the people of Idlib, there is no other Idlib to take them out to. Really, this is the last location. There is no other location to further move them. So also in terms of the humanitarian assessment, we see that more than 80% of the population of Idlib really are in an extremely vulnerable situation. रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोहा हुकूमत ने यह कहा है कि कतर का बायकॉट करने पर मुत्तहिदा अरब अमीरात को अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी अदालत इंसाफ में लाया जाएगा और एक हुकूमती बयान के मुताबिक ये यूएई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है और मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरैन और मिस्र ने जून 2017 को दरअसल कतर का बायकॉट करते हुए इस खलीजी मुल्क के साथ अपने सिफारती राब्ते मुंतका कर दिए थे और इन ममालिक का ये इल्जाम है कि कतर दहशतगर्दी की हिमायत करता है और ईरान के साथ अरब ममालिक में मुदाखलत कर रहा है। वहीं दोहा हुकूमत इन इल्जामात को मुस्तरद करती आई है। इधर खबर पाकिस्तान से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मामले में डेडलाइन का ऐलान किया है। इतवार को चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की अगुवाई वाली 2 रुकनी बेंच ने कौमी इक्तसाबी अदालत को नवाज शरीफ और उनके अहला खाना के खिलाफ बदउनवानी से जुड़े मामलों की सुनवाई 1 महीने के अंदर पूरी करने का हुक्म दिया है। वहीं एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ का दिफा करने वाले वकील ख्वाजा आसिफ ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया है और कहा है कि वो दबाव में काम जारी नहीं रख सकते हैं। उनका कहना है कि हफ्ते और इतवार को भी जब अदालतें लगेंगी तो इतने दबाव में कोई भी फर्द इतने अहम मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल बदउनवानी के मामले में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। इसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इधर वियतनाम में मुजवजा इकोनॉमिक जोन के खिलाफ मुजाहिरे किए गए। राजधानी हनोई में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर मुल्क के मुआशी पॉलिसी की मुखालफत की है और इस दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम भी हुआ। इन मुजाहिरीन के मुताबिक इस इकोनॉमिक जोन के कयाम के नतीजे में मुल्क में चीनी सरमाएकारों का असर व रसूख बढ़ जाएगा, लेकिन हुकूमत का कहना है कि इस पेशरफ से मुल्क में तरक्की के लिए रास्ते खुल सकते हैं और इस तनाजुर में एक कानून गुज़िश्ता हफ्ते ही मंजूर किया जाना था, लेकिन मुजाहिरों के बाद इस मंसूबे को मजीद बेहतर बनाने के लिए वक्त ले लिया गया है। और वहीं लातिनी अमेरिकी मुल्क निकारागुआ में सियासी बहरान जारी है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान दरअसल यहां पर हलाकतों की तादाद 139 पहुंच गई है। यहां पर तमाम लोग हलाक हुए हैं। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने यह कहा है कि वीकेंड पर अपोजिशन के एक नौजवान रहनुमा भी एक हमले में हलाक हो गए। इन मुजाहिरीन में ज्यादातर तालिबे इल्म शामिल हैं जो कि बदउनवानी का इल्जाम आयद करते हुए वजीर आजम
ओर्टेगा से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि जब तक डिक्टेटर ओर्टेगा अपने ओहदे से अलग नहीं होते, मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस मुल्क में अप्रैल से मुजाहिरीन का सिलसिला लगातार जारी है, लगातार यहां पर मुजाहिरे हो रहे हैं। और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और गुज़िश्ता चैंपियन राफेल नडाल ने यहां पर एक तरफा फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम को सीधे सेटों में हराकर रिकॉर्ड 11वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी नडाल ने फाइनल मुकाबले में 6-4, 6-3, 6-2 से जीत दर्ज की। नडाल का रोला गैरो पर यह 11वां और करियर का 17वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। स्पेन के इस खिलाड़ी ने किसी एक ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा खिताब के मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। मार्गरेट ने 1960 से 1973 के बीच ऑस्ट्रेलियाई ओपन में ये एक तरीके से बड़ा मकाम हासिल किया था। अपने करियर के 11वें फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का कहना है कि टेनिस उनकी जिंदगी का हिस्सा है। बहरहाल वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।